दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों हम सोल्व कर रहे थे सहायक कृषि अधिकारी का प्रश्न पत्र 2010 का। तो दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे पहले वाले वीडियो में, और दोस्तों आज हम सोल्व कर रहे हैं आगे वाले क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों अपने 51 नंबर पे क्वेश्चन है कि पायरिला, गुलाबी कीट और सफेद गिडार कौन कौन से दोस्तों पायरिला, गुलाबी कीट और सफेद गिडार कीट है, ये किन फसलों के हैं, किन फसलों में नुकसान पहुंचाते हैं, कौन कौन से दोस्तों पायरिला, सफेद गिडार और दोस्तों जो गुलाबी सुंडी कीट है ये किन फसलों में नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए, कपास, गन्ना, मूंगफली, गन्ना, कपास, मूंगफली और गन्ना, फूल गोभी और बेर, चुकंदर, अरहर और बेर। तो देखिए सबसे पहले कौन सा था, पायरिला। तो पायरिला किस में नुकसान पहुंचाता है, गन्ने में। तो दोस्तों इसका राइट वाला, सेकंड वाला राइट होगा, पायरिला गन्ने में नुकसान पहुंचाता है, और गुलाबी सुंडी कीट है वो कपास में नुकसान पहुंचाता है, और जो सफेद गिडार है वो मूंगफली में नुकसान पहुंचाता है। अब देखिए इनका जूलॉजिकल नेम देख लीजिए, पायरिला होता है, पायरिला को दोस्तों पायरिला परप्यूसिला दोस्तों इसका जूलॉजिकल नेम होता है। और जो कपास होती है, कपास में दोस्तों जो गुलाबी सुंडी कीट होता है इसका दोस्तों जूलॉजिकल नाम होता है पेक्टिनोफेरा गोसिफिला। क्या नाम होता है दोस्तों, पेक्टिनोफेरा गोसिफिला। और जो मूंगफली है, मूंगफली में दोस्तों सफेद गिडार होता है, उसका जूलॉजिकल नाम होता है दोस्तों क्या, होलोट्रेचिया कॉन्सेनगुनिया। क्या नाम होता है दोस्तों, होलोट्रेचिया कॉन्सेनगुनिया। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में डायरेक्ट इनके जूलॉजिकल नेम भी दे देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जूलॉजिकल नेम को भी अच्छे से आपको ध्यान रखना है। आगे वाला क्वेश्चन है, अभी तक पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक पाए गए हैं। तो देखिए दोस्तों 30, यहाँ पे दोस्तों 16 की जगह कितने, 17। अभी तक पौधों के लिए कितने पोषक तत्व आवश्यक पाए गए हैं, 30, 17, 18, 20। तो देखिए 17 पोषक तत्व आवश्यक पाए गए हैं, कितने, 17। यदि आपको पूछ ले अभी तक पौधों के लिए कितने आवश्यक पोषक तत्व पाए गए हैं तो 17। और यदि कुल आवश्यक पोषक तत्व पूछ ले तो 21, कितने, 21। यदि कुल आवश्यक पोषक तत्व है तो दोस्तों 21 आएंगे कुल आवश्यक पोषक तत्वों में, और अभी तक कितने पोषक तत्व है तो 17। 17वां पोषक तत्व दोस्तों निकिल है, और लाभदायक पोषक तत्व कितने हैं दोस्तों, लाभदायक पोषक तत्व 4। आगे वाला क्वेश्चन है, चिनोफोडियम एल्बम, एविना फटवा और फिलेरिस माइनर किस फसल के मुख्य खरपतवार है। तो धान, मक्का, गेहूं, बाजरा। तो दोस्तों ये गेहूं के खरपतवार है, कौन कौन से, चिनोपोडियम एल्बम यानी बथुआ, एविना फटवा यानी जई, और फिलेरिस माइनर यानी गेहूंसा। दोस्तों ये किसके खरपतवार है, गेहूं, इसके गेहूं के खरपतवार है। फिलेरिस माइनर को दोस्तों गेहूं का मामा या नकलची खरपतवार भी बोलते हैं, जिसका टेस्ट वेट कितना होता है दोस्तों, 2 ग्राम होता है, और इसके बीज होते हैं वो ब्लैक रंग के होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन अपना, अमोनिया, अमोनिया को नाइट्राइड व नाइट्राइड को नाइट्रेट में बदलने वाले जीव कौन से, किस किस को, अमोनिया को तो नाइट्राइड में, और नाइट्राइड को नाइट्रेट में बदलने वाले जीव बताना है। तो देखिए नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोवेक्टर, स्यूडोमोनास और एजेंटोवेक्टर, एक्ट्रोबैक्टीरियम और बेसिलस, स्ट्रेप्टोमाइसिस और नोकोडिया। तो देखिए अमोनिया को नाइट्राइड में कौन बदलता है, नाइट्रोसोमोनास। आपको ध्यान रखना है कि जो अमोनिया है, अमोनिया को नाइट्राइड में कौन बदलता है, नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्राइड, जो नाइट्राइड है, नाइट्राइड को नाइट्रेट में कौन बदलता है, नाइट्रोवेक्टर। किसको दोस्तों, नाइट्राइड को नाइट्रेट में नाइट्रोवेक्टर बदलता है, जबकि अमोनिया को नाइट्राइड में नाइट्रोसोमोनास बदलता है। आगे वाला क्वेश्चन है, पौधों का दिन में रोशनी की अवधि के प्रति संवेदना को कहते हैं। देखिए पौधों का दिन में रोशनी की अवधि के प्रति संवेदना को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, फोटो पीरियोडिज्म। क्या कहते हैं, फोटो पीरियोडिज्म। पौधों का दिन में रोशनी की अवधि के प्रति जो संवेदना होती है उसको फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। दोस्तों आप सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो या और किसी एग्रीकल्चर संबंधित किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल होने वाले हैं। क्या होता है, कई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। देखिए आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीज। तो देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए जो पोषक तत्व होते हैं वो देखिए दोस्तों, एक तो सूक्ष्म है और एक होते हैं दीर्घ। देखिए सूक्ष्म और दीर्घ। तो देखिए सबसे पहले बात करें दीर्घ, तो देखिए दीर्घ पोषक तत्व दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। कितने दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राथमिक और एक होते हैं द्वितीयक। तो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं एनपीके, कौन कौन से, एनपीके। और जो द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं दोस्तों वो कौन से होते हैं, CA, Mg और S, CA, Mg और S। यानी दोस्तों प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और जो दोस्तों द्वितीयक पोषक तत्व है वो कौन कौन से हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए दीर्घ पोषक तत्व होते हैं, दीर्घ पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक यानी एनपीके और CA, Mg, S। उसके बाद आते हैं दोस्तों जो सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं दोस्तों Fe। कौन कौन से दोस्तों, Fe, Zn, Mn। कौन कौन से होते हैं, Fe, Zn, Mn, Cu, बोरोन और मोलिब्डेनम। और दोस्तों कौन सा होता है, क्लोरीन। कौन कौन से, Fe, Zn, Mn, Cu, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। तो दोस्तों ये होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए ऑप्शन में आप देख लीजिए कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस। तो कौन सा है दोस्तों, मैग्नीशियम। मैग्नीज कौन सा है दोस्तों, मैग्नीज है दोस्तों, ये क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। आपको ध्यान रखना है, Mn है, मैग्नीज है, ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व आप दोबारा देख लीजिए, यानी Fe है, Zn है, Mn है, Cu है, बोरोन है, मोलिब्डेनम है और क्लोरीन है। तो दोस्तों ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। और जो दीर्घ पोषक तत्व है वो अपने बात कर ली, प्राथमिक और द्वितीयक 2 तरह के होते हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, मैग्नीज। आगे वाला क्वेश्चन है, उत्पादन की लागत को अर्थशास्त्र के किस सिद्धांत का प्रयोग करके कम से कम किया जा सकता है।
दोस्तों उत्पादन की जो लागत होती है उसको अर्थशास्त्र के किस सिद्धांत का यूज करके कम से कम कर सकते हैं। देखिए, घटते उत्पाद का नियम, लागत का सिद्धांत, अपॉर्चुनिटी लागत का नियम, न्यूनतम लागत वाले समीकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों कौन सा सिद्धांत है वो? न्यूनतम लागत का समीकरण वाला सिद्धांत। किसका? न्यूनतम लागत का, यानी कृषि में कम से कम लागत हो वो वाला सिद्धांत है दोस्तों, न्यूनतम लागत वाले समीकरण का सिद्धांत है। उससे दोस्तों हम उत्पादन की लागत को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा शब्दों का जोड़ा सही है? देखिए, लाल मृदा कंकरीली होती है, सारी मृदा होती है, इसका पीएच दोस्तों यहाँ पे 8.5 है यहाँ पे। और आगे काली मृदा केओलिनाइट संपन्न, लेटेराइट मृदा का पीएच 8 से अधिक होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सारी मृदा का पीएच 8.5। क्या होगा दोस्तों? सारी मृदा का पीएच 8.5। आगे वाला क्वेश्चन है अपना, गेहूं की फसल में सेहू रोग द्वारा होता है। गेहूं की फसल में जो सेहू रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? फफूंद के द्वारा, पोषक तत्वों की कमी से, सूत्रकृमि से, एक्टिनोमाइसीटीज के। तो देखिए, गेहूं में सेहू रोग होता है वो सूत्रकृमि से होता है, जो मेलोइडोगाइना स्पीसीज होती है सूत्रकृमि की, उससे दोस्तों गेहूं में सेहू या सूत्रकृमि रोग ये सेहू रोग होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत है ये बताना है। तो देखिए, GN सल, AL जेनकिंस, WL जॉनसन, के मेथर, AJL जिंक्स। तो किसने दिया था दोस्तों? WL जॉनसन ने। कौन सा दोस्तों? शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत है, किसने दिया था? WL जॉनसन ने। किसने दिया था? WL जॉनसन ने। आगे वाला क्वेश्चन है, मोंटमोरिलोनाइट क्ले में सिलिका और एल्यूमिना परतों का अनुपात कितना होता है? किस किस का दोस्तों? सिलिका और एल्यूमिना परतों का अनुपात बताना है, किसमें? मोंटमोरिलोनाइट में। तो कितना होता है दोस्तों? 2:1, 1:2, 3:2, 2:3। तो कितना होता है दोस्तों? 2:1। किसमें दोस्तों? मोंटमोरिलोनाइट क्ले में सिलिका और एल्यूमिना परतों का अनुपात कितना होता है? 2:1। आगे वाला क्वेश्चन है, शहर में किस स्थान पर आमतौर पर उस शहर का ऑल्टीट्यूड लिखा होता है? दोस्तों, किस स्थान पर ऑल्टीट्यूड लिखा होता है? उस जो शहर होता है उसका ऑल्टीट्यूड कहाँ लिखा होता है? बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन, दमकल केंद्र पर और बड़ा डाकखाना पर। कहाँ लिखा होता है दोस्तों? बड़ा डाकखाना पर। कहाँ? बड़ा डाकखाना पर उस शहर का ऑल्टीट्यूड लिखा होता है। क्या लिखा होता है? ऑल्टीट्यूड। आगे वाला क्वेश्चन है, भट्ठे की चिमनी के धुआं में काला सिरा रोग करता है। किसमें होता है दोस्तों? भट्टी की जो चिमनी होती है उससे जो धुआं निकलता है उससे काला सिरा रोग होता है, वो किस पौधे में होता है? तो देखिए, अमरूद, आम, लोकाट, बेर। तो दोस्तों आम में होता है। किस में होता है? आम में होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर। तो कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में है। कौन सा दोस्तों? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। और यदि दोस्तों सरसों अनुसंधान केंद्र पूछ ले तो वो भरतपुर से और भरतपुर में है। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, कि टेलीविजन, रेडियो, मेला एवं प्रदर्शनी कैसे माध्यम है? देखिए, टेलीविजन, रेडियो, मेला एवं प्रदर्शनी कैसे माध्यम है? समूह संचार के माध्यम, व्यक्ति संचार के साधन और सामुदायिक संचार और जनसंचार। तो किसके माध्यम है दोस्तों? टेलीविजन, रेडियो और मेला और ये प्रदर्शनी है दोस्तों जनसंचार के साधन है, जनसंचार के माध्यम है। किसके माध्यम है दोस्तों? जनसंचार के माध्यम। कौन कौन से? टेलीविजन, रेडियो, मेला और प्रदर्शनी। आगे वाला कि देखिए, आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अपना, कि निम्न में से कौन सा तत्व मृदा में वायुमंडल के द्वारा पहुंचता है? फास्फोरस, जिंक, नाइट्रोजन, पोटास। कौन सा ऐसा तत्व है जो मृदा में वायुमंडल के द्वारा पहुंचता है? फास्फोरस, जिंक, नाइट्रोजन, पोटास। तो कौन सा तत्व है दोस्तों? वो तत्व है दोस्तों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तत्व है दोस्तों मृदा में वायुमंडल के द्वारा पहुंचता है। आगे वाला क्वेश्चन है, फिलेरिस माइनर किस शाकनाशी के प्रति सहनशील हो गया है? फिलेरिस माइनर क्या होता है दोस्तों? गेहूं सा या गेहूं का मामा होता है, उसको अपन बोलते हैं फिलेरिस माइनर। तो दोस्तों किस शाकनाशी के प्रति ये सहनशील हो गया है? पेंडिमिथालिन, आइसोप्यूटेरोन, बॉसालिन, फ्लुक्लोरेलिन। तो दोस्तों ये आइसोप्यूटेरोन है, इसके प्रति दोस्तों सहनशील हो गया है। कौन दोस्तों? फिलेरिस माइनर। आगे वाला क्वेश्चन है, मिर्च में चरपराहट किसके कारण होता है? मिर्च में जो चरपराहट होता है किसके कारण होता है? कैप्सेथीन, कैप्सेसिन, कुकुरबिटेसिन, कुरकुमिन। तो किसके कारण होता है दोस्तों मिर्च में चरपराहट? दोस्तों मिर्च में चरपराहट है वो कैप्सेसिन के कारण होता है। किसके कारण? कैप्सेसिन के कारण। और मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सेथीन के कारण। दोनों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मिर्च का लाल रंग कैप्सेथीन के कारण होता है और मिर्च में चरपराहट कैप्सेसिन के कारण होता है। और जो कुरकुमिन है, हल्दी का दोस्तों पीला रंग, कुरकुमिन के कारण होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, किसान की कर्जा वापस करने की क्षमता जिस आधार पर आंकी जाती है वो क्या है दोस्तों? किसान की कर्जा वापस करने की क्षमता किस आधार पर आंकी जाती है? देखिए ऑप्शन, कुल कृषिगत आय, फसलों तथा पशुओं का उत्पादन, किसान की कुल आय, किसान की शुद्ध आय। तो किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों? किसान की शुद्ध आय। किसके द्वारा? किसान की शुद्ध आय कितनी है उसके आधार पर मापा जाता है कि किसान कर्जा है वापस कर पाएगा, उसकी क्षमता है या नहीं है कर्जा वापस करने की। आगे वाला क्वेश्चन है, मोलिब्डेनम तत्व की कमी से किसमें दोस्तों विप्टेल रोग के लक्षण उत्पन्न करती है? दोस्तों मोलिब्डेनम की कमी है, इससे किसमें दोस्तों किसमें रोग होता है दोस्तों? विप्टेल रोग, मोलिब्डेनम की कमी से। पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली। तो देखिए दोस्तों मोलिब्डेनम की कमी से दोस्तों विप्टेल रोग हो जाता है फूल गोभी में। कौन सा दोस्तों? विप्टेल रोग होता है फूल गोभी में। किसकी कमी से? मोलिब्डेनम की कमी से। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, कि
जस्ता जस्ता तत्व की कमी से खेरा रोग उत्पन्न करती है। दोस्तों जस्ता की कमी हो जाती है तो खेरा रोग किसमें होता है? गेहूं, मक्का, धान, आलू। तो देखिए दोस्तों जस्ते की कमी से धान में दोस्तों खेरा रोग हो जाता है। दोस्तों ये मोलिब्डेनम वाला और दोस्तों ये धान में जो जस्ते की कमी है, दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, लगभग कॉमन क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे वाला क्वेश्चन है सीड फ्लोट प्रणाली किस फसल के लिए वायरस फ्री बीज तैयार करने के लिए उपयोग होती है? दोस्तों जो सीड फ्लोट प्रणाली है, ये सीड फ्लोट प्रणाली फसल के लिए वायरस फ्री बीज तैयार करने के लिए होती है। किसमें होती है दोस्तों? गन्ना, आलू, एस्पेरेगस, सफ़ेद मूसली। तो दोस्तों ये होती है आलू में। सीड फ्लोट प्रणाली है दोस्तों एसपीटी, दोस्तों एसपीटी बोलते हैं इसको अपन शॉर्ट में। तो दोस्तों सीड फ्लोट जो ये प्रणाली है ये आलू में दोस्तों वायरस फ्री पौधे तैयार करने की एक विधि है दोस्तों। और इसको दोस्तों किसने दिया था? पुष्कर जी दोस्तों, पुष्कर जी ने दिया था दोस्तों। किसने? पुष्कर जी ने, डॉक्टर पुष्कर ने दिया था सीड फ्लोट प्रणाली को। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि फसल की बुआई से पहले खेत की जुताई करने की पूरी क्रिया का पिता कहा जाता है। यानी फसल की बुआई है, फसल की बुआई से पहले के देखिए फसल की बुआई से पहले खेत की जुताई करने की जो पूरी क्रिया होती है उसको पिता किसे कहा जाता है? वॉल हेलमेंट को, जेवॉन लिविंग को और ऑर्थर यंग और जेथ्रो टूल को। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? जेथ्रो टूल को। जेथ्रो टूल को क्या कहा जाता है? एक तो खरपतवार के जनक भी कहा जाता है, खरपतवार के पिता भी कहा जाता है, और फसल की बुआई से पहले खेत की जुताई करने की जो पूरी क्रिया होती है उसके पिता कहा जाता है। और जेवी लिविंग है दोस्तों, जेवी लिविंग को क्या कहा जाता है? कृषि रसायन के जनक कहा जाता है जेवी लिविंग को। आगे वाला क्वेश्चन है लकड़ी आदि की धुआं करने से फसल को बचाया जा सकता है। लकड़ी और किसी की हम यदि धुआं करें तो फसल किससे बचेगी? भारी वर्षा से, ओलावृष्टि से, धूल भरी आंधी से, पाले से। दोस्तों पाले से बच जाती है। कैसे? यदि हम धुआं करते हैं तो दोस्तों फसल पाले से बच जाती है। आगे वाला क्वेश्चन है एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है, देखिए एक एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है दोस्तों? 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। तो दोस्तों एक एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है? 10 की पावर 8 के बराबर। किसके बराबर होता है? 10 की पावर 8 के बराबर। क्या दोस्तों? एक एंगस्ट्रॉन। आगे वाला क्वेश्चन है अपना कि नामों के आधार पर कौन सा एक रोग मक्का, तोरिया, सरसों, मटर, मसूर और चने की फसल को लगता है? देखिए नामों के आधार पर कौन सा ऐसा रोग है जो मक्का, तोरिया, सरसों, मटर, मसूर और चने की फसलों में लगता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, बुकनी रोग, तुलासिता रोग, पीली चित्रवर्णा रोग और वंजा रोग। तो कौन सा रोग है दोस्तों? बुकना रोग। कौन सा? बुकनी रोग है दोस्तों। ये किस किस में लग रहा है दोस्तों? मक्का, तोरिया, सरसों, मटर, मसूर और चने की जो फसल होती है इनमें दोस्तों बुकनी रोग लगता है। तो आपको ध्यान रखना है बुकनी रोग किन किन में लगता है। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि हरा मधु और शुगर बेबी क्रमशः किसकी प्रजातियां? देखिए हरा मधु और शुगर बेबी है किसकी प्रजातियां हैं दोस्तों? टिंडा और शकरकंद, खरबूजा और तरबूज, तरबूज और खरबूजा, शकरकंद और खरबूजा। तो देखिए हरा मधु है खरबूजे की किस्म है, हरा मधु खरबूजे की किस्म है, और शुगर बेबी है तरबूज की किस्म है। तो आपको ध्यान रखना है हरा मधु खरबूजा की किस्म है और जो शुगर बेबी है तरबूज की किस्म है। आगे वाला क्वेश्चन है बेर की प्रजाति उमरान कहाँ से चयन की गई है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो दोस्तों उमरान है कहाँ से चयन की गई है? राजस्थान से। कहाँ से चयन की गई है दोस्तों? राजस्थान से। आगे वाला क्वेश्चन है अपना सिजुलिया एक्सिलेरिस और सफेनोक्लिया जिलानिका की फसल चौड़ी पत्ते वाले प्रमुख खरपतवार है। दोस्तों किस फसल के ये प्रमुख खरपतवार है? सिजुलिया एक्सिलेरिस और कौन कौन से दोस्तों? एक तो है सिजुलिया एक्सिलेरिस और सफेनोक्लिया जिलानिका। दोस्तों ये दोनों है, ये किस फसल के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है? तो देखिए बरसीम, लुसन, धान, गेहूं। तो दोस्तों ये किस फसल के प्रमुख खरपतवार है? ये दोस्तों धान के खरपतवार है। कौन कौन से? सिजुलिया एक्सिलेरिस और सफेनोक्लिया जिलानिका। कौन कौन से दोस्तों? सिजुलिया एक्सिलेरिस और सफेनोक्लिया जिलानिका है धान के खरपतवार है चौड़ी पत्ती वाले। आगे वाला क्वेश्चन है कि आयतन के आधार पर शुद्ध वायु के नमूने में औसतन कार्बन डाइऑक्साइड होती है। देखिए औसतन कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है दोस्तों? आयतन के आधार पर बताना है। किसके आधार पर? आयतन के आधार पर शुद्ध वायु के नमूने में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे है दोस्तों 0.033। कितना? 0.003%। कितना? 0.033%। तो देखिए अपना सबसे पहला ऑप्शन है 0.003%, 0.033% और 3.030% और फिर 0.003%। तो देखिए आयतन के आधार पर शुद्ध वायु के नमूने में औसतन कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है दोस्तों? सेकंड वाला से होगा, यानी 0.033। कितना दोस्तों? 0.033% होती है दोस्तों आयतन के आधार पर शुद्ध वायु के नमूने में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.033%। किसमें दोस्तों? आयतन के आधार पर शुद्ध वायु के नमूने में CO2 की मात्रा। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि विभिन्न ऊंचाई के पौधों को
एक ही खेत में एक साथ पैदा करने को क्या कहते हैं? देखिए विभिन्न ऊंचाई के पौधे हैं उनको खेत में एक साथ पैदा करने को क्या कहते हैं? इंटरक्रॉपिंग, बहुस्तरीय फसलोत्पादन, रिले फसलोत्पादन, मिश्रित फसलोत्पादन। तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? बहुस्तरीय फसलोत्पादन। क्या कहते हैं? बहुस्तरीय फसलोत्पादन। किसको? विभिन्न ऊंचाई के पौधों को एक ही खेत में एक साथ पैदा करने को क्या कहते हैं? बहुस्तरीय फसलोत्पादन। आगे है, जब किसी परिसंपत्ति का अवमूल्यन उसके पहले मूल्य को उसके जीवन काल से भाग देकर गणना करते हैं तो उस विधि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस विधि को बताना है मूल्य से गान वर्षों के अंकों के जोड़ के सीधी रेखा और पुनः मूल्यांकन। क्या कहते हैं दोस्तों? सीधी रेखा। क्या कहते हैं? सीधी रेखा। जब किसी परिसंपत्ति का अवमूल्यन उसके पहले मूल्य को उसके जीवन काल से भाग देकर गणना करते हैं तो उसे सीधी विधि कहते हैं, सीधी रेखा विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? सीधी रेखा विधि। आगे है, द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पुस्तक किसने लिखी थी? DS कलेड ने, M रेड्डी ने, DY रेड्डी ने और NC बरेडी ने। तो किसने लिखी थी दोस्तों? NC बरेडी ने। कौन सी पुस्तक? द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पुस्तक किसने लिखी थी? NC बरेडी ने। आगे वाला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर शब्द जिस भाषा के शब्दों से बना है वह भाषा है। एग्रीकल्चर शब्द जिस भाषा के शब्दों से बना है वह कौन सी भाषा है? एग्रीकल्चर दोस्तों लैटिन भाषा से बना है। किससे? लैटिन भाषा से। आगे वाला क्वेश्चन है, धुंध और ओस पढ़ने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत तुलनात्मक आर्द्रता होनी चाहिए? दोस्तों धुंध और जो ओस पड़ने के लिए कितनी प्रतिशत तुलनात्मक आर्द्रता होनी चाहिए? कितनी प्रतिशत दोस्तों? 45, 35, 75, 55। तो कितनी प्रतिशत दोस्तों? 75%। कितनी? 75% दोस्तों तुलनात्मक आर्द्रता होनी चाहिए। क्या पढ़ने के लिए? धुंध और ओस पढ़ने के लिए। आगे वाला क्वेश्चन है, क्षय रोग के लिए प्रतिरोध रखने वाला पशु है। दोस्तों क्षय रोग है, क्षय रोग के लिए प्रतिरोध रखने वाला कौन सा पशु है? भैंस, गो पशु, बकरी, अश्व। तो दोस्तों कौन सा है क्षय रोग के लिए? बकरी। दोस्तों क्षय रोग के लिए प्रतिरोध रखने वाला पशु कौन सा है? बकरी। आगे वाला क्वेश्चन है, भारतीय भैंस के उत्थान हेतु प्रजनन की ही नीति है। देखिए भारतीय भैंस के उत्थान हेतु प्रजनन की नीति कौन सी है दोस्तों? संकर प्रजनन, अंतर प्रजनन, चयनित प्रजनन, बाह्य प्रजनन। तो दोस्तों कौन सी है? दोस्तों यह चयनित प्रजनन। कौन सी है? चयनित प्रजनन। भारतीय भैंस के उत्थान हेतु प्रजनन की कौन सी नीति है दोस्तों? चयनित प्रजनन। आगे वाला क्वेश्चन है, नेपियर घास की दो पंक्तियों के मध्य दूरी होनी चाहिए। 0.5 मीटर, 1.0 मीटर, 1.50% और मीटर और 2.0 मीटर। तो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? नेपियर घास की दो पंक्तियों के मध्य दूरी दोस्तों यह होनी चाहिए दोस्तों 1.0 मीटर। कितनी? 1.0 मीटर। किसके मध्य? नेपियर घास की दो पंक्तियों के मध्य। आगे है, गो पशु की सबसे बोनी नस्ल है। गो पशु की सबसे बोनी नस्ल कौन सी है? गाओलाका, मालवी, नागौरी, वेक्यूर। तो दोस्तों गो पशु की सबसे बोनी किस्म कौन सी है? वेक्यूर है। वेक्यूर आपको ध्यान रखना है। आगे वाला क्वेश्चन है, एक गाय को गर्भधारण के कितने महीनों के बाद गर्भावस्था का राशन देना चाहिए? 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों एक गाय को गर्भधारण के कितने दिनों बाद गर्भावस्था का राशन देना चाहिए? 6 दोस्तों कितने दिनों बाद, कितने महीनों बाद? 6 महीनों बाद। 6 महीने बाद दोस्तों गाय को राशन देना चाहिए गर्भावस्था का। आगे वाला क्वेश्चन है, लीवर फ्लूक द्वारा उत्पन्न होता है एस्केरिस ब्लैक क्वार्टर, फेसियोलिसिस, टिटेनिस। तो दोस्तों लीवर फ्लूक द्वारा एस्केरिस रोग उत्पन्न होता है। कौन सा? एस्केरिस। बकरी के मांस के लिए प्रसिद्ध बकरी के मांस के लिए प्रसिद्ध भारतीय बकरी है। देखिए जो बकरी है उसके मांस के लिए प्रसिद्ध भारतीय बकरी कौन सी है? बारबरी, बीटल, ब्लैक बंगाल, जमुनापुरी। तो कौन सी है दोस्तों? ब्लैक बंगाल। कौन सी है दोस्तों? ब्लैक बंगाल है बकरी के मांस के लिए। इसका ओरिजिन क्या है दोस्तों? पश्चिम बंगाल है। जो ब्लैक बंगाल बकरी है ये भारतीय मांस के लिए बेस्ट है, भारतीय बकरी है मांस के लिए। तो दोस्तों इसका ओरिजिन ब्लैक बंगाल है, इसका ओरिजिन पश्चिम बंगाल है। इसके अलावा जमुनापुरी है, जमुनापुरी का ओरिजिन यूपी का इटावा जिला है। और दोस्तों इसकी विशेषता क्या होती है जमुनापुरी की? कि जो इसके कान होते हैं घड़ी के पेंडुलम जैसे होते हैं। इसकी नाक रोमन होती है। कैसी होती है दोस्तों? नाक रोमन होती है। और इसका जो मुंह होता है वो तोते जैसा दिखता है। दोस्तों इसका मुंह कैसे दिखता है? तोते जैसा इसका मुंह दिखता है। और इसका दोस्तों शरीर थोड़ा बड़े आकार की होती है। और दोस्तों जो बारबरी है, बारबरी का ओरिजिन क्या है दोस्तों? सोमालिया अफ्रीका है। तो और दोस्तों बारबरी होती है, बारबरी नस्ल क्या है दोस्तों? सिटी में बांध कर पालने योग्य है, इसलिए दोस्तों इसको क्या कहते हैं? सिटी गोट के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये एक ब्यांत में 2 बच्चे देती है। और दोस्तों जो बीटल है, बीटल का ओरिजिन क्या है? पंजाब का गुरदासपुर जिला है दोस्तों बीटल का ओरिजिन। और बीटल के नर में क्या पाई जाती है? दाढ़ी। बीटल का जो नर है, नर में दाढ़ी पाई जाती है। बीटल के नर के में क्या पाई जाती है? दाढ़ी। आगे वाला क्वेश्चन है, खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जीवाणु, विषाणु, फफूंदा, परजीवी। तो दोस्तों ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, लगभग कॉमन क्वेश्चन है। तो विषाणु के द्वारा दोस्तों खुरपका मुंहपका रोग होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, गो पशु में गलघोटू रोग के लिए प्रथम टीकाकरण किस उम्र पर करना चाहिए? दोस्तों जो गो पशु है उसमें गलघोटू रोग के लिए प्रथम टीकाकरण किस उम्र पर करते हैं? 4 से 6 सप्ताह, 8 से 10 सप्ताह और दोस्तों 4 से 6 माह। यहाँ पे दोस्तों माह है दोस्तों 4 से 6 माह, 8 से 10 माह। तो दोस्तों किस माह पर करते हैं, कब करते हैं दोस्तों? गो पशु में गलघोटू रोग के लिए प्रथम टीकाकरण दोस्तों कब करते हैं? 4 से 6 माह की उम्र पर। 4 से 6 माह की जब वो हो जाती है तो गलघोटू रोग के लिए प्रथम टीकाकरण करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, एक गाय के गर्भकाल के लिए
एक गाय के गर्भाधान के लिए मध्यकाल का उपयुक्त समय है। एक गाय के गर्भाधान के लिए मध्यकाल का उपयुक्त समय क्या है? प्रारंभिक मध्यकाल, मध्य मध्यकाल, मध्यकाल का अंत, मध्यकाल के किसी भी समय। तो दोस्तों गाय के गर्भाधान के लिए मध्यकाल का जो उपयुक्त समय है वह क्या है? मध्यकाल का अंत। क्या है दोस्तों? मध्यकाल का अंत है। तो आपको ध्यान रखना है, एक गाय के गर्भाधान के लिए मध्यकाल का उपयुक्त समय क्या है? जब मध्यकाल का अंत हो। आगे वाला क्वेश्चन है, दलैनी हरे चारों की रानी है। दलैनी हरे चारों की रानी क्या है? रिचका, मक्का, जई, ज्वार। तो देखिए हरे चारों की रानी क्या है? रिचका, और राजा है बरसीम। आपको ध्यान रखना है कि दलैनी हरे चारों की रानी तो रिचका है और राजा है बरसीम है। आगे वाला क्वेश्चन है, रामपुर बुसियार किसकी किसकी नस्ल है दोस्तों? रामपुर बुसियार दोस्तों गो पशु, बकरी, कुक्कट, भेड़। तो दोस्तों रामपुर बुसियार है भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है दोस्तों? रामपुर बुसियार। दोस्तों रामपुर बुसियार है भेड़ की नस्ल है। आपको ध्यान रखना है, रामपुर बुसियार भेड़ की नस्ल है। आगे वाला क्वेश्चन है, गाय में कृत्रिम गर्भाधान के समय वीर्य जमा हुए तो सर्वश्रेष्ठ स्थान है मध्य गर्भाशय गिरवा, गर्भाशय गिरवा छिद्र, गर्भाशय संग्रहण और योनि। तो दोस्तों कौन सा है? कौन सा स्थान है दोस्तों गर्भाशय संग्रहण के लिए? दोस्तों जो गाय होती है कृत्रिम गर्भाधान के समय वीर्य जमा हुए तो सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है? मध्य गर्भाशय गिरवा। कौन सा है दोस्तों? मध्य गर्भाशय गिरवा। क्या है दोस्तों? मध्य गर्भाशय गिरवा। आगे है, युद्ध क्रीड़ा हेतु प्रसिद्ध पक्षी नस्ल है। युद्ध की क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध नस्ल बतानी है। असील, कड़कनाथ, व्हाइट लेगॉन और व्हाइट रोग। तो दोस्तों क्या है? असील है। कौन सी है दोस्तों? असील है, और इसका ओरिजिन क्या है दोस्तों? यूपी। और जो कड़कनाथ होती है दोस्तों, कड़कनाथ का जो मांस होता है दोस्तों ब्लैक रंग का होता है। व्हाइट लेगॉन है दोस्तों, इसका ओरिजिन इटली है। और विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल कौन सी है दोस्तों मुर्गी की? व्हाइट लेगॉन है। कौन सी है? व्हाइट लेगॉन है। आगे वाला क्वेश्चन है, एक 10 मीटर के डेयरी शेड में 2 पंक्तियों में कितनी गाय रखी जा सकती है? दोस्तों एक 10 मीटर का जो डेयरी शेड है उसमें 2 पंक्तियों में कितनी गाय रखी जा सकती है? 50, 100, 200, 300। तो कितनी गाय रखी जा सकती है दोस्तों? जो एक 10 मीटर के डेयरी शेड में 2 पंक्तियों में, तो दोस्तों उसमें 50 गाय रखी जा सकती है। कितनी गाय? 50। तो दोस्तों ये अपना पूरा पेपर हो गया है। दोस्तों यदि आप इसका फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो या फिर और जो सुपरवाइजर के मॉडल पेपर या पुराने पेपर देखना चाहते हो या तैयारी कैसे करें और सारे डिटेल्स में वीडियो देखना चाहते हो तो यार उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ से जाइए और वीडियो देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।